Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will discuss some static question for a ESIC exam. This is set 6. इस वीडियो में हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले ESIC एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये सेट छठा है। अगर आपने इसके पहले का सेट नहीं देखा है तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस वीडियो को भी आप जाकर देख ले। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कोकोनट। सो कोकोनट के मामले में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट आता है? तो कोकोनट के मामले में सबसे टॉप पे आता है केरला। ठीक है। और अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें कि वर्ल्ड में इंडिया का क्या स्थान है, तो वर्ल्ड में इंडिया का स्थान है थर्ड। तो थर्ड नंबर पे आता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। और फर्स्ट पे कौन आता है? तो फर्स्ट पे आता है इंडोनेशिया और सेकंड पे आता है फिलीपींस। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया थर्ड पे है। और ऐसे अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कोकोनट कहाँ से आता है? तो केरला से आता है। और ध्यान रखिए कि केरला में कृषि कर्ण प्रोजेक्ट भी चल रहा है। कृषि कर्ण फॉर हाईटेक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण प्रोजेक्ट भी चल रहा है केरला में। ठीक है। और ध्यान रखिए कि एक कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी है। जैसे कोकोनट की अगर बात कर रहे हैं तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है जिसमें 2021 में उसमें संशोधन किया गया। और इसमें 4 मेंबर थे पहले कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में, अब उसको छः हो जाएगा उसमें मेंबर। तो 4 मेंबर को 6 मेंबर में कन्वर्ट करने की बात की गई है। और ध्यान रखिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केरला कोची में ही है। और अगर हम लोग कुछ फसल की बात करें जिसमें कौन स्टेट टॉप पे है, तो सबसे पहले बात करते हैं राइस के मामले में। राइस में सबसे टॉप पे आता है वेस्ट बंगाल, वीट में आता है यूपी, और पल्स में आता है एमपी। ठीक है, पल्सेस में एमपी आ गया, शुगर केन में आ गया यूपी, और सनफ्लावर जिसको सूरजमुखी भी कहते हैं उसमें आता है कर्नाटका। जूट में फिर से आता है वेस्ट बंगाल, जूट में टॉप में सबसे कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। कॉफ़ी में फिर से है कर्नाटका, और मेज में फिर से है कर्नाटका। सो जो मैंने इतना भी बताया आपको इतना ही याद रखना है, इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन केम इन विच स्टेट। सो एफपीओ इसको हम लोग कहते हैं, एफपीओ। तो ये किस स्टेट में सबसे पहला हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आया था? तो सबसे पहला आया था मध्य प्रदेश में। और ध्यान रखें ये सबसे पहली बार आया था मध्य प्रदेश में। और रिसेंटली जो हमारे ट्राइफेड मिनिस्टर है, कौन है ट्राइफेड मिनिस्टर? इसे ट्राइफेड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ट्राइफेड जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। उन्होंने 14 एफपीओ लॉन्च किया है हमारे कितने स्टेट में? तो 8 स्टेट में उन्होंने 14 एफपीओ लॉन्च किया है। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 10,000 एफपीओ का। 10,000 एफपीओ का टारगेट है। और जो कि अभी रिसेंटली 14 एफपीओ लॉन्च किया गया है हमारे 8 स्टेट में। ठीक है। और इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फार्म डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो इंडिया का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक फार्म डिस्ट्रिक्ट है डांग डिस्ट्रिक्ट है, जो कि गुजरात में है। और डांग एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। और ध्यान रखें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ट्राइबल मिनिस्टर ने, ट्राइबल मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ट्राइबल मिनिस्टर दोनों ने मिलकर एक अनम्य पोर्टल भी लॉन्च किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्लस यूएनडीपी दोनों ने मिलकर एक आदि प्रशिक्षण पोर्टल भी लॉन्च किया था। और अगर हम लोग ट्राइफेड की बात करें तो ट्राइफेड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो प्रवीण कृष्णा। सो प्रवीण कृष्णा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है ट्राइफेड के। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। नसीम अल बहार नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो नसीम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच कंडक्ट किया जाता है। और हम अगर कुछ एक्सरसाइज की बात करें सो इंडिया और ओमान के बीच एक नसीम अल बहार और एक अल नगा भी किया जाता है इसी के साथ, ओमान के साथ। और एक ईस्टर्न ब्रिज भी किया जाता है इंडिया और ओमान के साथ, जो कि अभी रिसेंटली जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट हुआ है। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में कंप्लीट हुआ है ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है। और ओमान से बात करें तो ओमान काफ़ी स्ट्रेटजिक है इंडिया के लिए, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओमान ने डुकम पोर्ट है जो इंडिया को दिया था, इंडियन पैसिफिक और इंडियन ओशियन में डुकम पोर्ट दिया था इंडिया को ओमान ने। ठीक है। और इंडिया और यूएई की बात करें कि इंडिया और यूएई में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं, तो डेजर्ट होता है, डेजर्ट ईगल और गल्फ स्टार्ट। ठीक है, डेजर्ट ईगल और गल्फ स्टार्ट जो है वो दोनों एक्सरसाइज होता है इंडिया और यूएई के बीच। और इंडिया और कजाकिस्तान की बात करें और जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को इसमें डिस्कस करूंगा। इंडिया और कजाकिस्तान की बात करें तो प्रबल दोस्तक और कैज इंड होता है इंडिया और कजाकिस्तान में। और इंडिया और किर्गिस्तान की बात करें तो इंडिया और किर्गिस्तान में एक ही इंपॉर्टेंट है और एक ही होता है शायद खंजर एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और किर्गिस्तान में किया जाता है। और इंडिया और बांग्लादेश की बात करें, इंडिया और बांग्लादेश में होता है संप्रीति और मैत्री इंडिया और बांग्लादेश में किया जाता है। और एक वर्ड आपने सुना होगा कॉर्पेट एक्सरसाइज। सो कॉर्पेट कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, कॉर्पेट का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जो कि 2 देश मिलके मतलब करते हैं। ये कई सारे मतलब कंट्री के साथ हो सकता है, ये किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम नहीं है। और इंडिया और नेपाल में एक ही एक्सरसाइज होता है सूर्य किरण, जो कि शायद पिथौरागढ़ में हुआ था, वो उत्तराखंड में सूर्य किरण इंडिया और नेपाल में। और इंडिया और उज्बेकिस्तान में डस्टलिक, इंडिया और उज्बेकिस्तान में होता है डस्टलिक एक्सरसाइज। और इंडिया और कतर में होता है कौन सा एक्सरसाइज? जैर अल बहार।
जार अल बहार को इंग्लिश में रोर ऑफ द सी भी कहते हैं। जार अल बहार ये कतर का लैंग्वेज है, तो वहाँ पे कहा जाता है जार अल बहार, जार अल बहार, जिसको रोर ऑफ द सी, समुद्री गूंज कहा जाता है। और इंडिया और यूएसए की बात करें, इंडिया प्लस यूएसए में कौन कौन सा होता है, तो युद्ध अभ्यास, इंडिया और यूएसए में काफ़ी सारा होता है। युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार और कोप इंडिया, ये चारों एक्सरसाइज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इंडिया और यूएसए। और इंडिया और चाइना की बात करें तो एक ही एक्सरसाइज होता है, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड होता है इंडिया और चाइना में। और इंडिया और श्रीलंका में मैत्री शक्ति और स्लीनेक्स, मैत्री शक्ति और स्लीनेक्स होता है इंडिया और श्रीलंका में। और इंडिया और इंडोनेशिया में बात करें तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति होता है इंडिया और इंडोनेशिया में। और इंडिया और यूके, इंडिया और यूके की बात करें, यूके जो कि ब्रिटेन, तो वहाँ पे होता है अजय वॉरियर, कॉन्कन और इंद्रधनुष, ये तीनों एक्सरसाइज होता है इंडिया और यूके में। सो ये सारे एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, आप एक कॉपी पे लिख ले और आपको जल्दी से याद हो जाएगा, या 2-3 बार वीडियो भी देखोगे तो याद हो जाएगा। इतने ही सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारे एक्सरसाइजेज है बट वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतने में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चांगी एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच कंट्री, सो चांगी एयरपोर्ट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट भी है। तो चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर में लोकेटेड है, सिंगापुर में है, ठीक है। और हम लोग अब जब एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे एयरपोर्ट है, तो ये कहाँ पे है, तो यूएसए में है, जॉन एफ कैनेडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसाई और नरीटा और हनेडा, कंसाई, नरीटा और हनेडा, ये तीनों एयरपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है जो कि जापान में है। और चार्ल्स डे गॉले, चार्ल्स डे गॉले, चार्ल्स डे गॉले कहाँ पे है, तो वो पेरिस में है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, हमाद, ये कतर में है, ठीक है। और स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, आपको ये नाम देखने लगेगा कि ये इंडिया में होगा, लेकिन नहीं, ये स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट कहाँ है, तो थाईलैंड में है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनेशनल ये जो कि एयरपोर्ट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ हम लोग नेशनल एयरपोर्ट अपने भारत के एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एयरपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो कोलकाता में। और ध्यान रखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया 23 जनवरी को, जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो कोलकाता में है, ठीक है। और काजी नजरुल, काजी नजरुल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में, काजी नजरुल एयरपोर्ट है वेस्ट बंगाल में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद जो कि है अहमदाबाद में। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये कहाँ है, तो ये गुवाहाटी असम में है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पे है, आप लोग जानते होंगे झारखंड में है। और ध्यान रखें, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे हम लोग 15 नवंबर को इसी साल 2021 से मना रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 15 नवंबर को किया गया। केम्पागौड़ा, केम्पागौड़ा ये एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, ठीक है। महाराजा विक्रम, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये त्रिपुरा में है, और ठीक है। और वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट झारसुगुदा उड़ीसा, उड़ीसा में है। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आप जानते होंगे कि वो न्यू दिल्ली में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वो इंदौर में है, इंदौर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। और वीर सावरकर एयरपोर्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर एयरपोर्ट। और जॉली ग्रांट, जॉली ग्रांट भी एग्जाम में आ चुका है, जॉली ग्रांट कहाँ पे है, तो वो देहरादून में है, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। और डेबोलिम एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो गोवा में है, डेबोलिन, डेबोलिन, ध्यान रखें, डेबोलिन एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो गोवा में है। और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो कि हमारे बिहार पटना में है। प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, सो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और 9 जनवरी को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, क्योंकि उसी दिन हमारे जो महात्मा गांधी है वो साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे 9 जनवरी 9 जनवरी को आए थे 1915 में, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। और सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था कब, 2003 में सेलिब्रेट किया गया था ये प्रवासी भारतीय दिवस। तो 2003 से सेलिब्रेट किया जा रहा है ये प्रवासी भारतीय दिवस। और क्यों किया जाता है, क्योंकि उसी दिन हमारे महात्मा गांधी आए थे भारत, मुंबई में, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। तो नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ध्यान रखें, ये स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। तो 12 डेट तो सेम है, लेकिन नेशनल में हो गया 12 जनवरी और इंटरनेशनल की बात करें तो 12 अगस्त को हो गया।
आर्मी डे कब होता है? तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी डे, क्योंकि उसी दिन KM करियप्पा जो थे वो हमारे पहले आर्मी चीफ बने थे, इसलिए उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को आर्मी डे। और नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है? तो वो होता है 27 सितंबर को। सो नेशनल और वर्ल्ड में ध्यान रखें, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को किया जाता है। और एक होता है नेशनल मैरीटाइम डे, जो कि 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में आपको बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम डे होता है 5 अप्रैल को। और ऐसा क्यों 5 अप्रैल को है? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को भारत का पहला जहाज जिसका नाम था SS लॉयल्टी, वो मुंबई से लंदन गया था। SS लॉयल्टी एक जहाज है, वो मुंबई से लंदन गया था सबसे पहली बार 5 अप्रैल 1919 को, इसलिए हम लोग 5 अप्रैल को मैरीटाइम डे मनाते हैं, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नील दर्पण बुक रिटन बाय होम, सो बुक से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो आपको करंट अफेयर में तो अभी रिसेंट का बुक इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये सब भी बुक इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण बुक लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा, नील दर्पण बुक लिखा गया था। गबन ए टाइमलेस क्लासिक बुक ऑथर्ड बाय होम, सो ये गबन और गोदान आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट बुक है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया था। गबन एंड गोदान बुक जो कि दोनों लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये एग्जाम में कई बार आया है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं कुछ हेडक्वार्टर बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वो बेंगलुरु में है, ठीक है। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट वो कहाँ है? तो वो हैदराबाद में है, ठीक है। और इक्रीसैट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो हैदराबाद में है। ये न्यूज़ में भी था, आपको अगर पता हो, इक्रीसैट जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका CDRI है, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वो है कहाँ पे? तो वो भी हैदराबाद में है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। और जूलॉजिकल में हम लोग जानवरों की स्टडी करते हैं, और बॉटनिकल में हम लोग पौधों की स्टडी करते हैं। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो वो देहरादून में है। और एग्जाम में आया भी था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो देहरादून में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, कॉटन में जो रिसर्च होता है उसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो नागपुर में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन में मामले में यूपी टॉप पे है, इसलिए शुगर केन के रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है? तो वो भी यूपी लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, अगर पल्सेस की रिसर्च की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कानपुर यूपी में है। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो मानेसर हरियाणा में है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। सो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, लेकिन नेशनल बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो वो कोलकाता में है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियाज फर्स्ट कल्चरल सर्वे ऑफ विलेजेस बाई, तो इंडिया का पहला कल्चरल सर्वे करवाया जाएगा, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो आप यहाँ पे लिखा हुआ कल्चर, तो आप गेस कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और इसमें पार्टनरशिप कौन करेगा? CSC, कस्टमर सर्विस सेंटर कहा जाता है, जो कि मिटी के अंदर आता है, MEITI, ठीक है, मिटी के अंदर आता है। वो दोनों मिलकर इस कल्चरल सर्वे को करवाएंगे, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। RBI विल सेटअप फिनटेक डिपार्टमेंट, हु विल बी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। सो RBI का अभी बैंकों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अभी आप देखोगे तो बैंक जो होता है वो फिनटेक उनका उतना स्ट्रांग नहीं होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसलिए आप देखोगे कि बैंक्स वगैरह जितने भी है वो फिनटेक वाली जो भी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह है, उसके साथ टाई अप कर रही है कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। अभी आप कुछ दिन पहले देखोगे तो यूको बैंक ने फिस्टम के साथ पार्टनरशिप किया है कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। इवन सरकारी कंपनियां भी, अगर आप देखोगे IRCTC रेलवे जो है, रेलवे पार्टनरशिप किया है पेटीएम के साथ, वो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाना चाहते हैं। तो जितनी भी अभी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनी वगैरह हमारे भारत में, उनका फिनटेक डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो वो प्राइवेट कंपनीज के साथ, जो कि फिस्टम वगैरह ये काफ़ी फिनटेक में स्ट्रांग कंपनी है, उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है अपने कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। तो RBI भी उससे पीछे नहीं हटना चाहता है, वो भी अपना एक फिनटेक डिपार्टमेंट बनाना चाहता है, और उसके पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे अजय कुमार चौधरी। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली अपडेट्स। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।